अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई? अब आ रही है आवाज? जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है वो इन्वेंट्रीज पे बेस करता है। बहुत सारे पॉइंट जो हमने शुरू में होल्ड रखे थे गुड्स से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, तो वो अब हमारे सारे पॉइंट्स अनलॉक होंगे। शुरू में कुछ जगहों पे मैंने कहा था ये बात हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। अब हम चैप्टर नंबर 7 में वो चीजें सारी पढ़ेंगे। तो इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री ये है कि जी जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं वो आपकी इन्वेंट्री है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, आप लोगों में से किसी का भी कोई सवाल हो ना उसी टाइम, जैसे हम फिजिकल क्लास में आप सवाल करते थे, सो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर एनी क्वेश्चंस। तो आप ना, या तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखें, सवाल टाइप टाइप करने में बड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो यू जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू, और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए कुर्सी, सोफा, मेज, ये क्या है? ये इन्वेंट्री है। और मैं लैपटॉप्स का बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे लिए यही फर्नीचर, कुर्सी, ये एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, मेरे लिए इन्वेंट्री नहीं है। तो हर वो चीज इन्वेंट्री है विच इज हेल्ड फॉर सेल, जो आपने सेल के लिए रखा हुआ वो इन्वेंट्री। एग्रीड? अच्छा जी। अब इन्वेंट्री तीन किस्म की होती है। इन्वेंट्री होती है कितने किस्म की? तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है हमारे पास। हम अजान का ब्रेक करते हैं, तब तक में हम कंटिन्यू करते हैं फिर उसके बाद।
हाँ जी, वेलकम बैक। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोगों को इन्फॉर्म्ड थे ना, आप सारे वेल इन्फॉर्म्ड थे। कल भी मैंने बताया था कि आज क्लास होनी है। ग्रुप में भी आपको एक रिमाइंडर दिया है, तो बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं। सो आई बिलीव कि सबको इन्फॉर्म हो चुका है, मतलब आप सबको। ठीक है ना? चलिए, ओके जी। जैद कह रहे हैं कि नो सर, नो सर, मतलब इन्फॉर्म नहीं थे आप लोग? चले थे, ओके जी, गुड। चले, मेरे पास दो सवाल आए थे, मैं उन दोनों सवालों का भी आंसर करता हूँ। एक हाशिर का सवाल है और एक फहद का। हम इसको, मैं इसका आंसर करता हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो साथ ही साथ आपके दोनों आंसर्स हो जाएंगे। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हाशिर का सवाल ये है कि इन्वेंट्री और एसेट में क्या फर्क है। तो भाई, इन्वेंट्री भी एसेट ही है, लेकिन हर वो एसेट, इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट, और एसेट में बहुत सारे एसेट्स आ जाते हैं, तो इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। जैद, मैंने कल जैद कह रहे कि जी, पैक ने कहा था कि क्लासेस ऑफ होनी है। असल में आपकी बाकी सारी भी ऑनलाइन हो चुकी थी ना, इस वजह से वो ऑफ होनी थी। लेकिन मैंने आपको कल भी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी कुछ अरसे तक ये क्लास ऑनलाइन ही चलेगी। तो मैंने कल क्लास में भी बताया था, इसलिए मैंने ग्रुप में भी इन्फॉर्म किया है। सो इसलिए हमारी जो क्लास है ना, ये ऑनलाइन ही रहेगी। और ये कल भी ऑनलाइन होगी, परसों भी ऑनलाइन होगी, और इवन सैटरडे को भी हमारी क्लास होगी। ठीक है? सो थैंक यू सो मच जी। अच्छा, तो हाशिर साहब, इन्वेंट्री एक एसेट ही है, और एसेट के अंदर ये करंट एसेट है। ठीक है? इन्वेंट्री एक करंट एसेट है, ये फर्क है। मैंने जब एग्जांपल दी आपको कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेस कर रहा है फर्नीचर का, उसके लिए फर्नीचर जो है, यानी चेयर टेबल, ये इन्वेंट्री है। और दूसरा जो बंदा है जो कंप्यूटर्स का बिजनेस कर रहा है, उसके लिए इन्वेंट्री नहीं है, उसके लिए नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स। फर्नीचर इज अ नॉन करंट एसेट, और इन्वेंट्री इज अ करंट एसेट। मेरे पास लैपटॉप है, ये लैपटॉप मेरे लिए नॉन करंट एसेट है। लेकिन आपका लैपटॉप्स का बिजनेस है, लैपटॉप्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, अब आपके लिए लैपटॉप क्या है? इन्वेंट्री, करंट एसेट्स। तो ये है फर्क इन्वेंट्री और एसेट में। इसको हम फर्दर भी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर आशिर? चले जी, आगे चलते हैं। तीन किस्म के बिजनेसेस हुए थे जब हमने नया नया अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया था, तो हमने कहा तीन किस्म के बिजनेस है: ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विसेज बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेस कहलाता है जो कि कोई भी चीज उसी शेप में खरीदता है जिसमें उसने आगे बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक मेडिकल स्टोर है, मेडिसिन खरीदते हैं, उसी शेप में मेडिसिन आगे बेचते हैं आप। तो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है ये। ठीक है? अगर तो आपको कंडीशन चेंज करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की और उसको बेचते हैं, तो फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी बिस्किट्स की, आप जो है आटा लेते हैं, उससे बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट बेचते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। और सर्विसेज बिजनेस, जिसमें आप प्रोडक्ट्स में डील ही नहीं करते, जैसे आप टीचर हैं, टीचिंग करते हैं आप, स्कूल है, स्कूल में स्कूल सर्विसेज देते हैं आप, हॉस्पिटल है, आप डॉक्टर की सर्विसेज देते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? ये सर्विसेज बिजनेस में आती है। अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस है और मेरे पास प्लॉट्स हैं, तो वो नॉन करंट एसेट है, और इन्वेंट्री बोथ होगा, या ओनली इन्वेंट्री? जैद साहब, ये ओनली इन्वेंट्री है। वो प्लॉट जो है ना, आपने इसलिए रखा हुआ है कि आपने आगे सेल करना है, इसलिए ये आपकी इन्वेंट्री है, आपका नॉन करंट एसेट नहीं है। एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है, या इन्वेंट्री या नॉन करंट एसेट। अगर कोई भी चीज आपने इसलिए रखी हुई है कि आपने सेल करना है, तो दैट इज इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री नहीं है, आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो फिर नॉन करंट एसेट। मेक सेंस? चलें जी, अब आते हैं जरा इन्वेंट्री इन बिजनेसेस में। तो ट्रेडिंग बिजनेस जो के है हमारे पास, ट्रेडिंग बिजनेस में हम चीज को चेंज ही नहीं करते, इसलिए एक ही किस्म की इन्वेंट्री होती है, और वो कहलाती है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड उस इन्वेंट्री को कहते हैं जो रेडी टू सेल होती है, रेडी टू सेल। तो ट्रेडिंग बिजनेस में हम ऐसी चीज लेते हैं जो आगे उसी शेप में खरीदते हैं, तो रेडी टू सेल। तो ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होती है, फिनिश गुड्स। सर्विसेज बिजनेस में कोई इन्वेंट्री नहीं होती। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि चूंकि हॉस्पिटल में तो दवाइयां भी बेचते हैं, तो ये सिर्फ सर्विसेज नहीं है, ये सर्विसेज कम ट्रेडिंग कहलाता है। सर्विसेज सिर्फ उस बिजनेस को कहते हैं जिसमें सिर्फ सर्विसेज होती है। यानी एक क्लिनिक है जिसमें डॉक्टर सिर्फ मरीजों को देखता है, उसको सर्विसेज बिजनेस हम कहेंगे। अगर हॉस्पिटल है जिसमें दवाइयां भी साथ में दे रहे हैं, तो ये सर्विसेज कम ट्रेडिंग, यानी दोनों मिक्स है।
इसलिए सर्विसेज बिजनेस जो भी होगा उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होगी, इसलिए उसकी इन्वेंट्री नहीं होती। ठीक है जी। तो फहद का सवाल था कि सर्विसेज बिजनेस में इन्वेंट्री क्या होगी, तो सर्विसेज बिजनेस में कोई इन्वेंट्री नहीं होती। और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है ना, उसके पास तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है, तीन किस्म की। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है, मैं लकड़ी से फर्नीचर बनाता हूं। अब ये कौन सा बिजनेस है? ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, अब मैं जो फर्नीचर बना रहा हूं ना, ये फर्नीचर रेडी टू सेल है, ये फिनिश गुड है। लेकिन जिस चीज से बना रहा हूं ना, ये रॉ मटेरियल है, यानी कि वुड। मैं जो लकड़ी खरीद रहा हूं, ये रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल उस इन्वेंट्री को कहते हैं जिससे हमने टू मेक फिनिश गुड्स, टू मेक फिनिश गुड्स फ्रॉम, जिस चीज से आप फिनिश गुड्स बनाते हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। अगर आप चाय का ढाबा खोलते हैं, तो चाय के लिए रॉ मटेरियल क्या है? दूध, पत्ती, ये चीजें और ढेर सारा पानी। ये क्या है? ये आपके लिए रॉ मटेरियल है। अगर आपका बिजनेस है जी, आप बना रहे हैं, क्या एग्जांपल लो, आपका रेस्टोरेंट है, आप शवारमा बनाते हैं, तो शवारमा के लिए रॉ मटेरियल क्या है? ब्रेड, ढेर सारा मायोनीज, और उसके लिए केचप और चिकन, ये क्या है? ये रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल वो चीज होती है जिससे आपका फिनिश गुड बनता है, और फिनिश गुड वो चीज है जो रेडी टू सेल होता है। तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड में कोई मसला है तो बताएं। चलिए मुझे एक बात बताएं, मैं एक बिल्डिंग बना के बेचता हूँ, बिल्डिंग मेरे लिए फिनिश गुड है, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? जी, फातिमा कह रही है सीमेंट, बिल्कुल सही जवाब। एहसन कह रहा है जी सीमेंट। रफात कह रहे हैं ब्रिक्स, बिल्कुल सही जवाब। सीमेंट, ब्रिक्स और जितनी भी चीजें हैं ना, ये क्या है उसके लिए? ये जो क्रश है, बजरी है, ये सारी चीजें उसके लिए, कंक्रीट जो है, ये क्या है? ये उसके लिए रॉ मटेरियल। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स क्लियर है। अब वर्क इन प्रोसेस क्या है? वर्क इन प्रोसेस ये है कि जी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड एक चुटकी से नहीं बनता, इस टाइम में टाइम लगता है। लकड़ी से कुर्सी बनने में टाइम लगता है। अब लकड़ी से कुर्सी बनने में जो टाइम लगता है ना, ये टाइम होता है, इसके बीच में भी कोई कंडीशन होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, मैं लकड़ी से कुर्सी बनाता हूँ, तो मेरी फैक्ट्री में आपको ऐसा नहीं होगा कि यार लकड़ी नजर आएगी या कुर्सी नजर आएगी पूरी की पूरी, नहीं। दरमियान में भी कोई चीज होगी, यानी एक लकड़ी को मैंने काट के अभी उससे सिर्फ ढांचा बनाया है कुर्सी का। अब ये लकड़ी भी नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल तो है नहीं, और कंप्लीट कुर्सी भी नहीं है, तो ये बीच का जो है ना, इसको कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने से जैसे ही काम शुरू हो जाए, 1% काम हो गया उस पे, ये वर्क इन प्रोसेस में चला गया। कब तक? 99% तक। 1% काम से लेकर 99% काम तक, ये क्या है? वर्क इन प्रोसेस। 0% पे ये था रॉ मटेरियल, और 100% पे ये है फिनिश गुड। इसके बीच में जितना भी टाइम है ना, ये वर्क इन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है जी। तो आपने शॉर्मा का बिजनेस है, आपने चिकन बना लिया, आपने चिकन को साफ सुथरा वो जितना काट कूट के बना भी लिया, पका भी लिया हुआ है। अब वो एक आपने जार में रखा हुआ है, अब ये शॉर्मा में सिर्फ डालना है। तो ये चिकन क्या है? ये वर्क इन प्रोसेस है। लेकिन जो कच्चा चिकन आपके फ्रिज में पड़ा है, वो क्या है? वो रॉ मटेरियल। समझ रहे हैं? सिमिलरली, आप चाय बना रहे हैं, उसके लिए दूध आपने उबाल के रखा हुआ है, ये क्या है? वर्क इन प्रोसेस। और जो पत्ती पड़ी हुई है आपके शेल्फ में, वो क्या है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल वो है जिससे फिनिश गुड बनता है, फिनिश गुड वो है जो रेडी है सेल के लिए फौरन, फौरी तौर पे। और वर्क इन प्रोसेस क्या है? वो रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स के बीच में जितना भी टाइम है, वो वर्क इन प्रोसेस कहलाता है। जी बताएं, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई मसला, कोई मसाइल? इन्वेंट्री रिप्रेजेंट अनसोल्ड स्टॉक लाइंग इन द एंटिटी। एंटिटी के पास जो भी सेल के लिए चीज पड़ी हुई है, जो सेल नहीं हुई, वो इन्वेंट्री कहलाती है। और इसके तीन टाइप्स होते हैं। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स विच आर हेल्ड फॉर सेल,
इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसका बिजनेस है आपका, जिसका बिजनेस है आपका, ठीक है, जिस चीज का बिजनेस है आपका, वर्क इन प्रोसेस विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल एंड स्टिल नॉट कंप्लीट एंड रेडी टू सेल। हमने प्रोडक्शन में स्टार्ट कर दिया उस पे काम, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है, रेडी टू सेल नहीं है, तो वर्क इन प्रोसेस है। और रॉ मटेरियल which are held in the form of material or supplies to be consumed in the production process or in the rendering of services। जिस पर्पस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, जिस चीज को बनाना है, उसके लिए आपने जो चीजें रखी हैं वो रॉ मटेरियल कहलाती है। ठीक है जी, याद रहेगा। अब आते हैं इसकी वैल्यू पे। हम इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। इन्वेंट्री एक करंट एसेट है, और इन्वेंट्री करंट एसेट कहां पे आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जी बिल्कुल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम एसेट्स लिखते हैं। एसेट में हम नॉन करंट एसेट और करंट एसेट भी लिखते हैं। हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे आइटम्स पड़े हैं। फहद एक बिजनेस कर रहा है, रोबोट्स बनाता है। तो फहद ने क्या किया कि रोबोट्स बनाए हुए हैं, और फहद के पास 10 रोबोट्स इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। अब उस 10 रोबोट्स की कुछ वैल्यू भी होगी। अब वो वैल्यू क्या कहलाएगी? उस इन्वेंट्री की वैल्यू। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट साइड पे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के सामने लिखेंगे। आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये। और यहाँ पे आपके पास नॉन करंट एसेट्स हैं, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपके पास फर्नीचर। यहाँ पे करंट एसेट्स, करंट एसेट में अकाउंट रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये आ रहा है। और यहाँ पे आपने इन्वेंट्री लिखनी है, तो उस इन्वेंट्री की कोई वैल्यू भी होगी ना। तो उस इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमें गाइड करता है IS 2। IS 16 हमने पढ़ा था नॉन करंट एसेट का। IS 2 किसका है? इन्वेंट्रीज का। इन्वेंट्रीज का IS 2 ये कहता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का चैप्टर नंबर 2 इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री। और इन्वेंट्रीज का ये IS 2 कहता है कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी, ये गोल्डन रूल है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल ऑलवेज बी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। यानी कॉस्ट निकालो, NRV निकालो, और उसमें से जो लोअर होगा वो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगी। पहले हम थोड़ा सा वैल्यू पे बात करते हैं, फिर लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे बात करते हैं। अगर आपको याद हो, तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? एनीवन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट क्या होती है? NBV, शाबाश, अबू बकर कह रहे हैं NBV, वेरी नाइस। NBV या कैरिंग अमाउंट, या हमजा कह रहे हैं वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। भाई साहब पुरानी चीजें सारे भूल गए मुझे लगता है। वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन को हमने एक नाम दिया था, कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू। सो नेट बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट इज द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट एज पर IS 16। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपको याद हो, तो हमने चैप्टर 5 में रिसीवेबल पढ़ा था। तो रिसीवेबल की वैल्यू हम क्या लिखते थे? आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी नेट डेटर्स। इसी तरह इन्वेंट्रीज की वैल्यू होगी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। अब कॉस्ट क्या है, NRV क्या है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट को पढ़ते हैं, फिर NRV को पढ़ते हैं। कोई भी इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, पहले उसकी कॉस्ट फाइंड करो, फिर उसकी NRV फाइंड करो, उनमें से जो लोअर है दैट इज योर आंसर। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक इन्वेंट्री पड़ी है जिसकी कॉस्ट है 10,000, और उसी इन्वेंट्री की NRV है 8,000, तो वैल्यू क्या होगी? 8,000 विल बी द आंसर। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज अ वेरी इजी थिंग, आपने बस दोनों को कंपेयर करना है, जो लोअर है दैट इज योर आंसर। बट सवाल ये है कि कॉस्ट क्या है और NRV क्या है। तो पहले हम इसकी डिटेल में जाते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम कॉस्ट पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी?
कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 6 में कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट लिखा हुआ था, पढ़ा हुआ था। तो उसमें हमने कुछ जरूरी चीजें याद की थी। हमने कहा था कि एसेट की कॉस्ट में हर वो चीज ऐड करेंगे विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। सेम रूल यहाँ पे भी है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में हर वो चीज ऐड करनी है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, क्योंकि इन्वेंट्री के कॉस्ट का मतलब ये है कि आपको ये इन्वेंट्री कितने की पड़ी है। तो हमारे पास चूंकि दो किस्म की इन्वेंट्री है, एक हमारे पास ट्रेडिंग बिजनेस है, एक जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो पहले हम ट्रेडिंग बिजनेस की फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को देखते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस में जो हमारे पास इन्वेंट्री होती है ना, वो हम बाजार से खरीदते हैं और फिर आगे बेचते हैं, सिंपली। हम बनाते थोड़ी ना है। तो हमें कितने का पड़ा होगा, हमने ये देखना है कि उसकी परचेज प्राइस क्या है, कि इन्वेंट्री कितने की खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जी फाहद रोबोट्स बनाता है और मैं फाहद से रोबोट खरीद के आगे बेचता हूँ। अब फाहद के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ट्रेडिंग बिजनेस है। अब मैंने एक रोबोट मैंने खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब वो रोबोट लेके आने पे मेरा खर्चा आया कैरिज 5,000 रुपए। अच्छा, रोबोट जो है ना फाद पार्ट्स में देता होता है, इसलिए इसको लाके इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर आगे बेचना पड़ता है, इसलिए उसके इंस्टॉलेशन पे मेरा खर्चा आया 5,000 रुपए। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि जी एक रोबोट की कॉस्ट क्या है मेरी, तो मेरी कॉस्ट क्या होगी, 1,10,000। क्यों? क्योंकि मुझे पड़ा है 1,10,000 पे। लाख तो मैंने फाहद को दिए, 5,000 मैंने किराया दिया इस पे, और 5,000 मेरी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है। अगर मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल दूं, आप जाते हैं हफीज सेंटर और आप खरीदते हैं एक लैपटॉप। आपने एक लैपटॉप खरीदना चाहा, आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करें। आपको वहां पे एक बंदा मिलता है, वो आपको कहता है कि यार मैं ना गारंटी के साथ लैपटॉप बेचता हूँ, बस आपने मुझे मेरा 10% कमीशन देना है और आपके लैपटॉप की जिम्मेदारी मेरी है। आप कहते हैं चलो ठीक है। आपने उस बंदे को कहा मुझे लैपटॉप खरीद के दो, उसने आपको 50,000 का एक लैपटॉप खरीद के दिया, बेहतरीन क्वालिटी का। 5,000 आपने उसको कमीशन दिया। जब घर आएंगे तो आप क्या कहेंगे, आपको और आपने घर आते हुए रास्ते में 3,000 रुपए, चलो 3,000 नहीं 1,000 रुपए का उबर पे कर दिया। घर आके आपको लैपटॉप कितने का पड़ा है, 56,000 का, 56,000 का। क्यों? क्योंकि अगर आप लैपटॉप ना खरीदते तो आपको कमीशन ना देना था, अगर आप लैपटॉप ना खरीदते तो आपको उबर का किराया नहीं देना था। इसलिए हर वो खर्चा जो स्पेसिफिकली इस इन्वेंट्री को खरीदने के लिए पे किया जाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट एंड इट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने नॉन करंट एसेट के लिए पढ़ा था, बिल्कुल वही रूल, सारे के सारे रूल्स वही। जो जरूरी है वो ऐड होगा, जो नहीं है जरूरी वो ऐड नहीं होगा। जो इन्वेंट्री को आपके फैक्ट्री तक लाने के लिए जरूरी है वो होगा, जो उसके बाद के खर्चे हैं वो ऐड नहीं होंगे। याद है आपको मैंने कहा था कि फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग बनाया और बिल्डिंग का आपने 1 ईयर क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो क्या ये 1 ईयर क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं होगा, शाबाश। तो सिमिलरली मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एक इन्वेंट्री पे मैं स्टोरेज का कॉस्ट पे कर रहा हूँ, स्टोरेज, मैंने एक स्टोर रखा हुआ है और उसमें मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ और उस स्टोरेज पे खर्चा आ रहा है, तो क्या ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं? अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी। स्टोरेज का कॉस्ट जो है ये ऑनवर्ड का खर्चा है, स्टोरेज का कॉस्ट जो है ये ऑनवर्ड का खर्चा है। आपने आपने इन्वेंट्री खरीद ली, रोबोट आपने खरीद लिया, अब आपने रख लिया अपने पास, अब जहां रखा हुआ है वहां का खर्चा, ये तो ऑनवर्ड का खर्चा हुआ। अभी मैंने आपको क्लीनिंग की एग्जांपल भी दी साथ ही। तो सिमिलरली जैसे ऑनवर्ड का कोई खर्चा हम वहां पे नहीं ऐड करते थे, इसलिए यहां पे भी नहीं ऐड करेंगे। तो स्टोरेज कॉस्ट विल नॉट बी एडेड, विल नॉट बी एडेड। मेक सेंस? चले जी, एक और सवाल मेरा। मैंने इन्वेंट्री तो खरीदी ये वाली,
इसमें मैंने दो टैक्सेस भी पे कर दिए। एक मैंने रिफंडेबल टैक्स पे किया 5,000 का, और एक मैंने नॉन रिफंडेबल टैक्स भी पे कर दिया 2,000 का। बल्कि चलो ये मैंने ज्यादा कर दिया पे। ये मैंने पे कर दिया 10,000। अब मुझे ये बताएं आप लोग कि इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी इस इन्वेंट्री की। 1,20,000 के 1,25,000? शाबाश, 1,20,000। इसका मतलब ये है कि आपको वो सारे रूल्स याद हैं। तो एग्जैक्टली वही रूल्स, रिफंडेबल नहीं ऐड होगा, नॉन रिफंडेबल ऐड होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ऐड होंगे, ऑनवर्ड्स के खर्चे ऐड नहीं होंगे। तो ऑनवर्ड्स के खर्चों में आता है हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट। यस यस यस। जी, तलहा का बहुत टेक्निकल सवाल है, जबरदस्त सवाल है। सर, तलहा का सवाल ये है कि जी स्टोरेज कॉस्ट को अगर ये हमने आफ्टर बाइंग द एसेट, देखो भाई, मैंने कहा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपको एसेट को आपकी फैक्ट्री तक लाने तक जो भी खर्चा आपको पे करना पड़ रहा है वो आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वो ऐड होगा। अब आप फैक्ट्री तक चीजें ले आए, एसेट आपको पड़ गया। अब आपने स्टोर रखने के लिए उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो ऑनवर्ड का खर्चा है, ये तो बाद का खर्चा है। तो वो एक एक्सपेंस है आपका, वो इन्वेंट्री के कॉस्ट में थोड़ी ना ऐड होगा। ऐसे तो फिर ये होगा कि इन्वेंट्री जितनी पुरानी होती जाएगी उतना स्टोरेज खर्चा उस पर बढ़ेगा, उतना महंगा होता जाएगा। तो नहीं, तो हम ये ऐड नहीं करते। ठीक है जी। स्टोरेज कॉस्ट हमारा खर्चा जरूर है, लेकिन हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में हम हर वो खर्चा ऐड करते हैं जो इन्वेंट्री को लाने के लिए पे करना पड़ रहा है। ये तो इन्वेंट्री ले आए आप, अब रेडी है, अब आगे का खर्चा पे कर रहे हैं, तो आपका मसला है ना। रूल ये है कि हर वो खर्चा एसिड की कॉस्ट में ऐड होगा जो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा, जो इन्वेंट्री के लिए जरूरी है। और ये जो कॉस्ट ऐड होते हैं ना, इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल चले, एक एक आपकी क्लियरिटी के लिए मैं बताता हूँ। आपने एक लैपटॉप खरीदा 50,000 का, अब घर ले आए आप। ठीक है। अब घर ले आए, उसको इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करते हैं असल में। इस लैपटॉप की एग्जांपल इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि ये तो आपने क्या कहते हैं, इन्वेंट्री है नहीं आपकी। ये तो आप इसलिए खरीद रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं। चलो, उसने खुद ही कह दिया ना, आई एम क्लियर। यस, स्टोरेज कॉस्ट एक्सपेंस में आएगा, एक्सपेंस में जरूर आएगा इब्राहिम, लेकिन इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अगेन वही बात, जब हम चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ रहे थे कि जो खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता था वो एसेट की कॉस्ट में लिखते थे, जो नहीं होता था उसको क्या करते थे, एक्सपेंस रिकॉर्ड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी है, जो खर्चा जरूरी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, उसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करेंगे। जो जरूरी नहीं है उसको एक्सपेंस बनाएंगे, क्योंकि खर्चा तो आपने पे कर दिया। ठीक है जी। चलो, ओके, गुड। अब इसमें एक छोटी सी टेक्निकल बात पे बहस करते हैं और बस फिर ये कॉस्ट डन। लॉस, दो किस्म के लॉस होते हैं हमारे पास। एक होता है नॉर्मल लॉस, और एक होता है हमारे पास एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस उस लॉस को कहते हैं जो प्रोसेस का पार्ट होता है, जो प्रोसेस का पार्ट होता है एंड विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो अनअवॉइडेबल होता है और प्रोसेस का पार्ट होता है।
और अनअवॉइडेबल होता है। अनअवॉइडेबल। और ये जो एबनॉर्मल लॉस है ना, ये एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस का पार्ट नहीं होता, और ये आपकी गलती से होता है, आपके प्रॉब्लम से होता है, आपकी वजह से होता है, आपकी केयर ना करने की वजह से होता है। और ये अवॉइड हो सकता है अगर आप केयर करेंगे, आप तरीके से चीज को लेके चलेंगे। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये अवॉइडेबल की स्पेलिंग गलत है ना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक चलता है। अच्छा जी, आपका एक बिजनेस है, और आपका बिजनेस है कि आप एक केमिकल बनाते हैं। आप एक केमिकल बनाते हैं जो दो केमिकल को मिक्स करके बनाते हैं। अब आप जब वो केमिकल मिक्स करते हैं ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ केमिकल एवापोरेट होना है, उसने हवा में उड़ना है, उसने कम हो जाना है। अब इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कुछ भी करें उसने एवापोरेट होना है, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है। अब जैसे ही वो एवापोरेट होगा, तो आपके पास केमिकल कम हो जाएगा। चले इस केमिकल को छोड़ें, बड़ी सिंपल एग्जांपल, आप लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। आप जब लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, और आप अगर कोई 5 किलो की लकड़ी लेके आते हैं, जब उससे कुर्सी बनती है, तो क्या वो 5 किलो की होगी? नहीं। उसके उसके हिस्से कटते हैं, लकड़ी के लिए आपने उसको उस हिसाब से काटना होता है। उससे छोटे छोटे टुकड़े कटते हैं, वो जमीन पे गिरते हैं, उससे एक बुरा किस्म का बनता है। तो ये जो लॉस है ना, ये अवॉइड हो ही नहीं सकता, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ये नॉर्मल लॉस कहलाता है, ये नॉर्मल लॉस कहलाता है। ये इन्वेंट्री का वो हिस्सा। इसकी एग्जांपल ये समझ लो कि फॉर एग्जांपल मैं 20 किलो रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इससे फिनिश गुड बनता है 18 किलो। इसका मतलब 2 किलो का लॉस हुआ है ना। ये लॉस अगर प्रोसेस की वजह से हुआ है, दैट इज नॉर्मल लॉस। जैसे कि 20 किलो की लकड़ी से जो कुर्सी बनी वो 18 किलो की थी, तो 2 किलो ये जो बुरा और ये छोटे छोटे टुकड़ों में गिरा है, ये नॉर्मल लॉस है। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसकी एक बड़ी बड़ी कॉमन एग्जांपल, आसान एग्जांपल दे दूं। अगर आपका बिजनेस है मुर्गी के अंडों का, आपका बिजनेस है। अब मुर्गी के अंडे ऐसे हैं कि उसको जितना भी केयर करे ना, उसमें कुछ ना कुछ अंडों ने टूटना है ही है। ये क्या है? ये नॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस वो लॉस है जो एक्सीडेंट से हो जाए। बारिश हो गई, आपकी सारी इन्वेंट्री गीली हो गई, सब खराब। आपका जो है तूफान आ गया, इन्वेंट्री सारी उड़ गई, खराब। आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका सामान उसमें गिर गया, आपका, आप अंडों का ही बिजनेस था, आपका ट्रक आ रहा था और वो पूरा ट्रक ही उलट गया, तो फिर ये क्या है? ये एबनॉर्मल लॉस। तो ऐसी चीजें जो नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा हो वो नॉर्मल लॉस है, और जो प्रोसेस का हिस्सा ना हो वो एबनॉर्मल लॉस। जी, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस में फर्क, कोई मसला, कोई सवाल? क्लियर? चले जी। अब इसमें एक बस ये याद रखना है कि नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस विल बी एडेड टू द कॉस्ट। इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होगा, और एबनॉर्मल लॉस नॉट एडेड टू द कॉस्ट। ठीक है जी। बस ये एक नई चीज थी जो आपको बतानी थी। अब हम आते हैं इन्वेंट्री के नोट्स में। जी, इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये गोल्डन रूल है इस चैप्टर का, गोल्डन रूल। ठीक है जी, गोल्डन रूल। अब एनआरवी क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, अब हम कॉस्ट पढ़ रहे हैं। ये है कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज शेल कंप्राइजेस ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या है, ये भी मैं आगे आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में पढ़ाता हूँ। और अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग द इन्वेंट्रीज इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। ताहा कह रहे हैं कि जी लॉस को एक्सपेंस के बजाय कॉस्ट में क्यों डाल रहे हैं? ताहा हम इसलिए इसको कॉस्ट में डाल रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये प्रोसेस का हिस्सा है।
ये लॉस इस इन्वेंट्री को बनाने की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका हिस्सा है, इसलिए उसको मैं ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब ना कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आता है? परचेज प्राइस, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटीज, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग एंड अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो चलें जी, क्विकली मुझे ये सवाल सॉल्व करके दें। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेंट्री। एग्जाम्पल नंबर 4, क्विकली मुझे सॉल्व करके दें। मेरे पास अभी इस टाइम 30 स्टूडेंट्स लाइव हैं और मुझे कम से कम 10 आंसर आने चाहिए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। क्या बात है, सबके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी नाइस। ठीक है जी, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। 1,20,000 इज द आंसर, शाबाश। क्यों? भाई 1,20,000 इज लिस्ट प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 1,15। उसमें आपने क्या करना है, 1,000 ऐड कर देना है, 1,16। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों ऐड होनी है, 1,16,500। नॉन एडजस्टिंग ऐड होना है और रिफंडेबल ऐड नहीं होना। नामों से नहीं कंफ्यूज होना, इनकम टैक्स, सेल टैक्स। नॉन और रिफंडेबल को देखना है हमने। तो ये ऐड होना है, ये नहीं होना। तो 1,16,500 जमा ये 1,19,000 और जमा 1,000, 1,20,000। और अमाउंट पेबल तो हाँ नहीं है, तो इसलिए 1,20,000 इज द आंसर। और बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट में जो छोटी छोटी चीजें रह गई, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये जब हम फिनिश गुड्स इन्वेंट्री पढ़ेंगे, उसकी कॉस्ट पढ़ेंगे तो हम तब करेंगे। अभी मैंने आपको कौन सी इन्वेंट्री करवाई? मैंने आपको ट्रेडिंग बिजनेस की करवा दी। ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री का ये तरीका है। मैन्युफैक्चरिंग का कैसे, हम आगे पढ़ेंगे। सर्विसेज में तो इन्वेंट्री होती नहीं है, तो इसीलिए अभी हमने सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस की इन्वेंट्री कर ली। कॉस्ट हो जाएगा मसला कोई हल, कोई मसला तो नहीं है कॉस्ट में? चलें जी, अब हम पढ़ते हैं एनआरवी। एनआरवी मींस नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वैसे मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हुई है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप ऑनलाइन क्लास में भी इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और माशाल्लाह आप सबने अच्छा सवाल किया, मुझे अच्छा लगा जी। सुफियान बताएं, सवाल है कोई? फाहद अपना कैमरा ऑफ कर दो, फाहद साहब। चलें जी, ओके। फाहद को कैमरा ऑफ करना भी नहीं आ रहा, या अल्लाह, या अल्लाह मुझे सब्र। फाहद अपनी मीटिंग में कैमरा ऑफ कर दो। हाँ चलो, मैंने उसका कैमरा ऑफ कर दिया। एक तो ये मुझे लगता है किसी रेस्टोरेंट में बैठ के क्लास ले रहा है, साथ में खा पी भी रहा है और क्लास भी चल रही है। ये सही है भाई, इसका सही है। चले जी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये है कि किसी भी इन्वेंट्री से आपको कितना रियलाइज होना है। रियलाइज का मतलब ये है कि आपको मिलना कितना है, मिलना कितना है। ठीक है जी, किसी भी इन्वेंट्री से आपको कितना मिलना है, कितना पैसे रियलाइज होने हैं, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैपटॉप है जो मैंने खरीदा है इसलिए कि मैं बेचूंगा, मेरी इन्वेंट्री है। मैंने खरीदा था 50,000 का।
और मैंने इस पे खर्चे वर्चे मिला के 10,000 रुपए के पे किए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, तो मुझे कितने का पड़ा? 60,000 का। ये मेरी क्या है? ये मेरी कॉस्ट है। दिस इज माई कॉस्ट। अब मैं ये देखता हूं कि इससे मुझे मिलने कितने हैं। वट इज द वैल्यू दैट विल बी रियलाइज फ्रॉम दिस, रियलाइज। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बेचना चाहता हूँ। मैंने एक बंदे से, मैंने ऑयल एक्स पे दिया, और ऑयल एक्स पे एक बंदे ने मुझे ऑफर डाली कि जी 70,000 रुपए में आपसे खरीद लूंगा ये। 70,000। मुझे इस लैपटॉप से कितने मिल रहे हैं? 70,000। दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। किसी भी चीज को सेल करने से जो पैसे मिलते हैं, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन साथ में उसने एक शर्त, नहीं 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 अबू बकर, 10 नहीं, 10 तो प्रॉफिट है। रियलाइज कितने होने? दैट इज 70। रियलाइज कितने होने? 70। यानी किसी भी चीज को सेल करने से जितने पैसे मिलने हैं, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। टोटल अमाउंट इज रियलाइजेबल। ठीक है, हमने प्रॉफिट नहीं देखना कि हमने 60 का खरीदा था तो जी हमारे पास रियलाइजेबल नहीं। रियलाइजेबल इज जितने मिलने हैं, जितने मिलने हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, उस बंदे ने साथ में एक शर्त लगाई। ऑयल एक्सप्रेस ने कहा 70 में तो बेचूंगा, आप खरीदूंगा आपसे, लेकिन ये जो आपका लैपटॉप है ना, इस पे मुझे लेमिनेशन करवा के दे। मैंने एक बंदे से पूछा कितने में हो जाएगी, उसने कहा 3,000 में लेमिनेशन हो। अब 3,000 की मैंने लेमिनेशन करवा दी। अब मुझे ये बताएं, इस लैपटॉप से मुझे कितना रियलाइज हुआ या होगा? 67 होगा। शाबाश, 67 होगा। क्यों? 70 मुझे उससे मिल जाएंगे, लेकिन 3 तो मुझे लेमिनेशन वाले को भी देने। तो मुझे रियलाइज कितना हो रहा है? 67। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज अमाउंट दैट इज रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट आफ्टर एनी रिलेटेड कॉस्ट। अब हम यहाँ पे एनआरवी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एनआरवी क्या है? एनआरवी इज कैलकुलेटेड एज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। किसी भी चीज की सेलिंग प्राइस क्या है? लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। जैसे लेमिनेशन करवाएं, या वो कहते हैं इसका कलर चेंज कर दें, या वो कहते हैं इसको थोड़ा सा ये कर दें, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। और उसको सेल करने पे जो खर्चा आ रहा है ना, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बस ये सीधा सीधा रूल है, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, और यही एनआरवी है। बस इतना सा एनआरवी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे चैप्टर 6 में फॉर्मूला है, रूल्स है, ये भी इसी तरह ही है, बस रूल बेस्ड। कॉस्ट में क्या क्या ऐड होने हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब एनआरवी में कैसे कैलकुलेट करूंगा? किसी भी चीज की, किसी भी चीज से कितना रियलाइज होना है। जी जैद, कोई मसला नहीं, अभी कर रहे हैं ना, अभी हमने एग्जाम्पल ही नहीं की तो कैसे समझ आएगा? अभी एग्जाम्पल करते हैं, अभी एग्जाम्पल करते हैं। दोबारा बताता हूँ, एनआरवी दोबारा बताता हूँ। एनआरवी ये है कि किसी भी इन्वेंट्री से कितना रियलाइज होना है, दैट इज एनआरवी। रियलाइज किसी भी इन्वेंट्री से क्या रियलाइज, कैसे रियलाइज होगा? आप इन्वेंट्रीज क्यों रखते हैं अपने पास? क्या आप बेचेंगे? जब बेचेंगे तो उससे कोई पैसे आएंगे, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये है रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब कोई भी चीज आप मार्केट में जितने का भी बिकेंगे, वो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। मैं अगर आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है, आप सबके पास मोबाइल है ना, मैं आपको कहूँ यार इस मोबाइल की रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे? आप मार्केट के हिसाब से देखेंगे कि जितने में बिक सकता है, आप कहेंगे ये रियलाइजेबल वैल्यू। हाँ, एस्टिमेटेड के स्पेलिंग भी गलत हो गए। अच्छा, अब ठीक है। तो आप अपने मोबाइल को मार्केट में जितने में बेच सकते हैं, वो आपकी रियलाइजेबल वैल्यू है। अच्छा, बोर्ड में भी ना आपको मेरे स्पेलिंग नहीं समझ आते थे, वो मैं इतने डॉक्टरों वाली राइटिंग में लिखता था। अच्छा, चले, कंसंट्रेट प्लीज, कंसंट्रेट। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस किसी भी चीज की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। आपसे मैं पूछूं आपका मोबाइल की रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? आप आपको, हर बंदे को अपने मोबाइल का पता है। अब मेरा मोबाइल है, मार्केट में कोई 20,000 का भी नहीं लेगा। चलो, फॉर एग्जाम्पल मैंने हैप्पी सेंटर में किसी को दिखाया, उसने कहा यार ये 25 में बिक जाएगा, तो मेरे लिए रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? 25,000।
ये है रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? नेट रियलाइजेबल ये है कि ये बेचने पे मेरा खर्चा भी तो होगा ना, मेरा खर्चा भी तो होगा। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर है तो वो उससे लेस करें। तो क्या लेस करें? दो किस्म के खर्चे लेस करें, दो किस्म के खर्चे। क्या? एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, यानी बेचने पे जो खर्चा आ रहा है वो भी तो लेस कर दो। जैसे OLX पे एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि यार ये मुझे बेच दे 70,000 का, लेकिन साथ में लेमिनेशन भी करा दो और मुझे लैपटॉप मेरे घर तक डिलीवर भी करवा दो। अब उबर वाले ने कहा 1,000 रुपए लगेंगे। अब ये उबर वाले को जो 1,000 रुपए दे रहा हूँ, ये क्या है? ये सेलिंग कॉस्ट है, ये सेलिंग कॉस्ट है। और कॉस्ट टू कंप्लीट क्या है? जब उस बंदे ने कहा कि ठीक है मैं ये ले तो लूंगा, लेकिन मुझे इसकी लेमिनेशन करवा के दो, तो ये कॉस्ट टू कंप्लीट। तो आप सेलिंग प्राइस क्या थी? 70,000। उस बंदे ने कहा 70 में आपसे ले लूंगा। 70,000, ये है रियलाइज होना। लेकिन ये नेट नहीं है, क्योंकि मुझे 70 तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे 1,000 उबर वाले को देना पड़ेगा और मुझे 3,000 लेमिनेशन वाले को देना पड़ेगा। तो एक्चुअली में देखूं तो मुझे नेट कितने पैसे मिलेंगे? मुझे नेट मिलेंगे 66,000। तो रियलाइजेबल वैल्यू वो होती है जो सेल करने से मिलेगी, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो होती है जो उससे रिलेटेड कॉस्ट लेस करने के बाद। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि हम एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड क्यों कह रहे हैं, एक्चुअल क्यों नहीं कह रहे हैं? तो हम एक्चुअल इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम इन्वेंट्री की NRV फाइंड कर रहे हैं। इन्वेंट्री वो है जो आपके पास अभी पड़ा है, बिका नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर बेचूंगा तो कितने का बिकेगा, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। अगर बेचूंगा तो मेरा कितना खर्चा आएगा बेचने पे, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। अगर बेचूंगा और वो बंदा कहे कि मुझे ये चेंज करके दो, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। सो दिस इज NRV। बिल्कुल हो सकता है, अभी बताऊंगा, आगे बताऊंगा आगे। अरेस, ये सारे पॉइंट्स आपके आएंगे। अभी पहले NRV समझा दूं। पॉइंट इज नोटेड। जी, NRV पे कुछ थोड़ा सा हुआ अफाका, एक एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक सवाल बना रहा हूँ, ठीक है जी। एन एसेट, सॉरी एन एसेट नहीं, एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री परचेस्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000 एंड 2,000 carriage is paid to bring the item to factory। वहां पे मैं लिखवाता था जी, सवाल लिखे। यहाँ पे आपके मजे हैं, सारा सवाल मैंने खुद लिखना होता है। ठीक है जी। ये है मेरे पास इन आइटम ऑफ इन्वेंट्री। दिस आइटम ऑफ इन्वेंट्री कैन बी सोल्ड at 15,000 after incurring, after paying carriage of 2,000 and some finishing
ऑफ 1000। फिनिशिंग का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट आप साफ सुथरा करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, उसको सफाई करते हैं, उसको थोड़ा सा चमकाते हैं, तो उसको फिनिशिंग कहते हैं। आफ्टर सम फिनिशिंग ऑफ 1000। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस आइटम की इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है? बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। बिल्कुल सही जवाब। कॉस्ट है 12,000। कॉस्ट है 12,000, बिल्कुल सही जवाब, शाबाश। क्योंकि 10,000 उसके परचेज प्राइस है और 2,000 कैरेज पेड टू ब्रिंग द आइटम टू फैक्ट्री। अब बताएं एनआरवी क्या है? एनआरवी। आप लोग शायद ये लाइन रीड करने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। आइटम ऑफ इन्वेंटरी कैन बी सोल्ड एट 15,000 आफ्टर पेइंग कैरेज ऑफ 2,000 एंड फिनिशिंग ऑफ 1,000। ये प्रोडक्ट कितने में बिकेगा? सेलिंग प्राइस क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 15,000। लेकिन ये 15,000 कब मिलेंगे? जब मैं कैरेज पे करूंगा। कितने का? 2,000 का, जो कि जरूरी है। नहीं पे करूंगा तो कैसे चीज सेल होगी? और फिनिशिंग, फिनिशिंग नहीं करूंगा तो चीज बिकेगी नहीं, इसलिए 1,000 इज कॉस्ट टू कंप्लीट। तो एक्चुअली एनआरवी इज 12,000। तो 12,000 कॉस्ट भी है और 12,000 एनआरवी भी है। इसीलिए तो मैंने कहा आप शायद इस वर्डिंग में कंफ्यूज हो रहे थे कि जी आफ्टर पेइंग, हमने पे थोड़ी ना किया हुआ है। वो तो चेक में होता था कि जी पेइंग आफ्टर डिस्काउंट, ये तो वो सिनेरियो है ही नहीं। इसमें तो वो कह रहे हैं कि अगर तो मैं ये चीजें करूंगा तो ये 15,000 में बिकेगा। द आइटम कैन बी सोल्ड एट 15,000 आफ्टर पेइंग इतना और इतना ऑन दिस। कहते हैं 15,000 में तब बिक सकता है अगर मैं ये दो काम करूंगा। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज 15,000 और 2,000 कैरेज, 1,000 फिनिशिंग, 12,000 इज एनआरपी। यस, 15,000 इज आरवी एंड 12,000 इज एनआरवी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रेस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी। नहीं समझ आया? चलिए एक और सवाल। एक और सवाल, कोई मसला नहीं, एक और सवाल करते हैं ताकि फर्दर क्लियर हो। एक और सवाल करते हैं। एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री कैन बी सोल्ड एट 20,000। सेलिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ सेल प्राइस। आप बताएं एनआरवी क्या है? बिल्कुल सही जवाब, 18,000। ठीक है जी, सबने सही जवाब दिए। 20,000 इज आरवी और 10% इज सेलिंग कॉस्ट, तो एनआरवी इज, सेलिंग कॉस्ट इज 2,000, तो एनआरवी इज 18,000। बिल्कुल सही जवाब। तो एनआरवी इज 18,000। अब सवाल को थोड़ा सा घुमाता हूँ, क्या ख्याल है? अब थोड़ा सा सवाल को घुमाता हूँ। एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज डैमेज्ड एंड
can be sold at 5,000 after incurring a repair cost of 1,500. अब एनआरवी बताएं। तकी साहब क्या कर रहे हो? सोचो। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला, हमजा, राना, सुफियान, ईमान, फातिमा, ईमान, राशिद, मायदा सब सही कह रहे हैं। देखो भाई, सेलिंग प्राइस क्या है? 5,000। और कॉस्ट टू कंप्लीट क्या है? 1,500। तो नेट कितना बन रहा है आपको? 3,500 मिल रहा है। 3,500 मिल रहा है। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग कॉस्ट। जी, हो जाएगा। इस चैप्टर का सबसे आसान टॉपिक है एनआरवी। सबसे आसान टॉपिक। ठीक है। एनआरवी में ना दो तीन बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, अगर आपके पास, शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। एनआरवी हम कब एस्टिमेट करते हैं? जब हमने वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालनी होती है। और वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कब निकालनी होती है? जब साल खत्म होता है। जब साल खत्म होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए। तो साल के एंड पे हम जितनी भी इन्वेंट्री पड़ी है, उनकी हम कॉस्ट भी देखते हैं और हम उनकी एनआरवी भी देखते हैं। और फिर जो लोअर होता है वो हम अपना आंसर लिखते हैं, जो लोअर होता है। ठीक है। तो कॉस्ट तो हमें पता होता है, क्योंकि ऐसे इन्वेंट्री जितनी भी है वो कॉस्ट पे रिकॉर्डेड होती है। और एनआरवी हम एस्टिमेट करते हैं साल के एंड पे। और फिर हम देखते हैं कि कॉस्ट लोअर है कि एनआरवी जो लोअर है उस पर वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास किसी भी आइटम के मल्टीपल एनआरवीज हो, हाँ हाँ हाँ, अब मजा आएगा। अब क्या करेंगे? अच्छा, अब ये देखिए, एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज डैमेज एंड कैन बी सोल्ड एट 5,000 इन करंट कंडीशन। एक तरीका तो ये है, इन करंट कंडीशन। दिस आइटम कैन ऑल्सो बी सोल्ड एट 8,000 आफ्टर incurring रिपेयर कॉस्ट ऑफ 4,000। जी, अब बताएं एनआरवी क्या होगी? क्यों भाई? एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन? व्हाई वी विल प्रेफर, जैद भी कह रहा है वी विल सी द बेस्ट एनआरवी, राना भी कह रहा है वी विल प्रेफर द हायर वैल्यू। व्हाई? बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि एक कॉमन मैन है, कॉमन सेंस है भाई। कॉमन सेंस है। हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? हम बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि हम फायदा उठाएं। तो हमारे पास अगर मल्टीपल एनआरवीज हो, अब फॉर एग्जांपल आप मार्केट जाते हैं और आप मोबाइल बेचते हैं। आप तीन दुकानों से पूछते हैं, एक आपको कहते हैं 20,000, एक कहते हैं 25, एक 30। तो आप किसको बेचेंगे? जो ज्यादा वैल्यू देगा। तो जब भी आपके पास मल्टीपल एनआरवीज हो, सो वी विल टेक द हायर वन, बल्कि द हाईएस्ट वन। अगर आपके पास इन्वेंट्री डैमेज कंडीशन में 5,000 में बिक सकती है तो बेच दो भाई। बाद में आप कंप्लीट करोगे, 8,000 में बेचोगे, 4,000 का खर्चा आएगा, तो उस केस में तो आपको 4,000 मिलेंगे। अब आपको 5,000 मिल रहे हैं, तो आप पागल है जो 4,000 के लिए इतनी मेहनत करेंगे? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको
पहले दोनों एनआरवीज है ना, तो हम हायर वाली पिक करेंगे, हायर वाली। ठीक है, सो 5000 इज द आंसर इन दिस केस। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास एक सवाल आए कि जी एक आइटम ऑफ इन्वेंट्री है, और उसमें एक बंदा, एक कस्टमर ने कहा कि जी मैं आपसे ये वाला 6000 में लेता हूँ। दूसरा बंदा आपको कह रहे हैं कि मैं आपसे ये आइटम 5000 में ले रहा हूँ। और तीसरा बंदा कह रहा है मैं आपसे 4000 में ले रहा हूँ। तो हम हायर वाली वैल्यू लेंगे। तो एनआरवी में हम हायर वाली लेंगे। क्लियर? जी, कोई सवाल, कोई मुश्किल, कोई मसला, कोई मसाइल? ऑल गुड। आगे चलें। चलें जी। ये एक सवाल इधर कर लें कि होमवर्क दे दूं? चलें, ये सवाल आप अभी ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ। जैद कह रहे हैं सर अगर दो ऑप्शन में सेम प्रॉफिट मिलेगा बट एक ऑप्शन में टाइम लगना है और रिसोर्स यूज होंगे, तो कौन सी ऑप्शन? जैद साहब, हमने अमाउंट को देखना है, हमने टाइम शाइम को नहीं देखना। तो हम अमाउंट और देखेंगे। उनको क्या पता चलेगा कि आपने कौन सी वाली अमाउंट लिखी है? अमाउंट जब सेम है ना, तो उनको क्या पता कि आपने कौन सी वाली ली है। इसीलिए प्रैक्टिकली हम वही लेंगे जिसमें कम टाइम लगता है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से हम, अगर अमाउंट सेम है तो हम वही अमाउंट लेंगे जो दोनों में है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, प्लीज ट्राई करें इसको सॉल्व करने की, फिर मैं भी करता हूँ। 5 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से सोच समझ के इसको करें। 5 मिनट। जी, बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन ये मैंने एक मुश्किल सवाल बनाया हुआ है, ये एनआरवी का सबसे मुश्किल सवाल है। वैसे एनआरवी के 90% बहुत आसान सवाल होते हैं, बस लेस कॉस्ट करें वो लेस करें। ये थोड़ा सा मैंने मुश्किल बनाया हुआ है, बट लेट्स सी आप लोग क्या करते हैं। अभी तक 5 डिफरेंट आंसर आए हुए हैं। अब्दुल्ला ने तो 3 आंसर दिए।
पहले आपने 15,50,000 दिया, अब आपने 12,58,000 दिया। चले कोई बात नहीं। ठीक है, फाइनल लॉक कर लें फिर अब्दुल्ला आपका आंसर 12,58,000। चले जी, अब लॉक हो गया आपका आंसर, ठीक है। सुहाना क्या कर रही है? 1,50,000 कहाँ पे, इतना ज्यादा वैल्यूज है 1,50,000 का। चले जी, मैं भी ट्राई करता हूँ। पढ़ते हैं सवाल। एट 31 दिसंबर बोस लिमिटेड हैज 50,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जोजो। कितने यूनिट्स पड़े? 50,000। अब इन 50,000 यूनिट्स की एनआरवी चाहिए हमें। 10,000 यूनिट्स ऑफ जोजो हैड एग्रीड टू सोल्ड टू अ कस्टमर एट 30 पर यूनिट। सिर्फ 10,000 की एग्रीमेंट हुआ है, बाकी सबका नहीं हुआ, सिर्फ 10,000 का। द करंट सेलिंग प्राइस इज 25। अब अगर ये 10,000 है ना, इसके पास इन 10,000 यूनिट्स के लिए मेरे पास दोनों ऑप्शंस है। मैं 30 पर यूनिट भी बेच सकता हूँ और 25 पे भी। तो मैं कौन से पे बेचूंगा? मैं 30 पर यूनिट पे बेचूंगा। तो इसकी आरवी जो है ना, वो 10,000 यूनिट्स की 30 पर यूनिट है। तो मैं यहाँ पे यूनिट्स लिखता हूँ, यूनिट्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइस। तो 10,000 यूनिट्स और एक यूनिट 30 पे बेच रहे हैं, तो हमारे पास दिस इंटू दिस। 3 लाख रुपए के हम ये 10,000 यूनिट बेच सकते हैं। ठीक है, 3 लाख के। बाकी जो रह गए ना, वो तो ये कस्टमर हमसे नहीं खरीद रहा, तो हम बाकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस से बेचेंगे। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 25। तो 40,000 यूनिट्स को हम करेंगे कितने पे? 25। तो टोटल आरवी क्या है? 13 लाख। ये क्या है? आरवी, एनआरवी नहीं, आरवी। इसमें किसी को मसला है तो बताएं। एनीवन? नॉर्मली हम 25 पे बेच सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो एक कस्टमर ने एग्री कर दिए कि हम 30 पे ले लेंगे, तो हम इसकी 30 कर लेंगे क्योंकि इसकी हायर वर्थ 30 है। और बाकी की तो 25 ही है, मजबूरी है, तो 25 में बेचेंगे। आरवी में किसी को मसला? ऑल क्लियर? अच्छा। अब हम करते हैं इसकी कॉस्ट। कॉस्ट टू सेल निकालते हैं। ये है इसकी आरवी, और हम कॉस्ट टू सेल। अब अगर देखें तो उसने कहा कि ये जो 10,000 यूनिट्स है ना, सेलिंग कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स इज 12,000। तो इसमें से 12,000 कॉस्ट तो एक है, सेलिंग कॉस्ट। ये क्या है? सेलिंग कॉस्ट 12,000। ये एक सेलिंग कॉस्ट है मेरी। और बाकियों की सेलिंग कॉस्ट का क्या सीन है? उसने कहा नॉर्मल सेलिंग कॉस्ट इज 2 पर यूनिट। तो बाकी 40,000 यूनिट्स का कितना होगा? 40,000 इंटू 2, तो 80,000। तो टोटल सेलिंग कॉस्ट इज 92,000, और 13 लाख इज माई आरवी। सो दिस माइनस दिस, तो 12,08,000 इज द आंसर। तो हाशिर का जवाब बिल्कुल सही है, जैद का जवाब बिल्कुल सही है। ईमान थोड़ा सा डगमगा गई है, पता नहीं कहाँ पे। अहमद बिलाल का आंसर बिल्कुल सही है। और अब्दुल्ला का अभी भी थोड़ा सा गलत है। और बाकी राना रेस का बिल्कुल ठीक है। और ठीक है जी। चले जी, बताएं अब कोई मसला मसाइल। ऑल गुड? अगर ऑल गुड है तो फिर मैं आपको आज कुछ सवाल भेजता हूं, इसके कॉस्ट और एनआरवी के सवाल, होमवर्क के लिए, ठीक है। बल्कि अभी से मैं आपको दिखा देता हूँ इसके होमवर्क के सवाल। सेलिंग कॉस्ट से दोबारा बता दूं? चले ओके, दोबारा बता देता हूँ। आरवी तक तो क्लियर है ना? 13 लाख। 13 लाख हमने इनसे रियलाइज करना है। अब मैंने ये देखना है कि इन 13 लाख को रियलाइज करने पे मेरा खर्चा कितना आएगा। तो सेलिंग कॉस्ट देखते हैं हम। तो एक तो सीधा सीधा ये जो 10,000 यूनिट्स है ना, इस पे तो सीधा सीधा 12,000 पे करना है। उसने बताया हुआ, ये देखो।
सेलिंग कॉस्ट फॉर 10,000 यूनिट्स इज 12,000, सीधा सीधा, तो 12,000। बाकी वो कह रहे हैं कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 2 पर यूनिट। तो ये तो इसके लिए था ना, बाकी जो नॉर्मली सेल कर रहे हैं 40,000 यूनिट्स, 50 में से 10 स्पेशली हो गए, उसकी प्राइस भी हो गई और उसका सेलिंग कॉस्ट भी होगा। जो बाकी लोग हैं, बाकी यूनिट्स हैं, वो 25 पे बिक रहे हैं और 2 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है उसकी। तो 2 रुपए के हिसाब से उसको देखें तो 40,000 यूनिट्स इंटू 2 रुपए इज 80,000। तो टोटल सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 92,000। और 13 लाख जो है वो मेरी रेजिडुअल वैल्यू है। तो ये, अगर आप इसको अलग अलग करना चाहते हैं ना, अलग 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 करना चाहते हैं आप, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम इसको अलग अलग करते हैं। ये जो ये यूनिट है, इस पे 3 लाख का खर्चा है, 3 लाख इसकी रिलाइजेबल वैल्यू है और 12,000 इसकी कॉस्ट टू सेल है। तो 3 लाख में से 12,000 मैंने माइनस कर दिए। किधर गया ये? 3 लाख माइनस 12,000, ये है 3 लाख माइनस 12,000। तो इनकी एनआरवी है, जो जो हमने स्पेशल कस्टमर को बेचना है वो 288 है। और इन बाकियों के 40,000 इंटू 2, इनका है 80,000। तो 1 मिलियन में से 80,000 माइनस किया तो ये 9,20,000। तो दोनों को प्लस करें तो 12,08,000 इज माई वैल्यू ऑफ, सॉरी, एनआरवी। क्लियर फातिमा? चलें, गुड। आगे चलें कि काफी है? ये मैं कोऑर्डिनेटर से पूछता हूँ। नदीम, आप भी पूछ लें। बाकी लेक्चर तो अपलोड करते थे, ये क्यों नहीं किया हुआ? तो ये आप उनसे पूछ लें। चलें जी, आज के लिए इतना काफी है। और इंशाल्लाह हम इधर से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको होमवर्क भेज देता हूँ एनआरवी का। और एनआरवी की कैलकुलेशन बिल्कुल आसान सवाल है, ये कर लें इंशाल्लाह। फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है जी? अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।